नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। ओके दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, मैंने लास्ट सेशन यानी कि लेक्चर 2.10 में या 2.10 में मैंने 12th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं उसके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁻10, या आप इसे केवल 10⁻⁻10 बोल सकते हैं। ठीक है, इतने मीटर की दूरी है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, अब इसी चीज को जो मैंने पढ़ा है, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं, तो जरा समझिएगा इसको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, और जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे तो इनकी ऊर्जाएं क्या क्या होंगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप भी बताइए, जब ये दोनों प्रोटॉन यहाँ पे रखे हैं, एक दूसरे से काफी नजदीक रखे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में वैद्युत बल होगा। यस, कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। और ये प्रतिकर्षण का बल मतलब क्या, कि ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों आवेश एक जैसे हो तो एक जैसे आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन दूसरे वाले प्रोटॉन को दूर भगाएगा, दूसरा वाला प्रोटॉन इसको दूर भगाएगा, मतलब दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन सपोज करिए दोस्तों, हम इन दोनों को दूर जाने नहीं दे रहे हैं, हम इन दोनों को पकड़े हुए हैं, तो ये दोनों रिपल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, और हमने क्या कर रखा है, इन दोनों को पकड़ के रखा है। तो इस प्रक्रिया में हमें कुछ अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, हमें अपना ताकत, अपना जोर लगा के इनको 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर लाकर रखना होगा। ठीक है, इतना हमें करना होगा। ओके, अच्छा, अब बोल रहे हैं कि एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर, हाँ, अब क्या किया हमने, मान लीजिए अभी तक हमने इनको होल्ड डाउन किया हुआ था, रखे हुए थे, हमने इस्तेमाल मतलब पकड़ के रखे थे। ठीक है, तो दोनों प्रोटॉनों के कारण एक निकाय बन रहा था। ठीक है, उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R से। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज ओके। अच्छा, अब क्या करना है, आप इसको छोड़ देंगे, जब आप अपना हाथ हटा लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो ये दोनों प्रोटॉन क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, जरूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं, जब उनको मुक्त कर देंगे तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब क्या होता है, इतनी दूर, दोनों प्रोटॉन इतनी दूर चले जाएंगे कि उनके बीच में कोई भी आकर्षण या कोई भी आकर्षण तो होगा ही नहीं, सॉरी, है ना, कोई भी प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करेगा। मतलब प्रोटॉन इतना दूर हो जाए कि कोई भी प्रतिकर्षण का बल कार्य नहीं करेगा। और जब भी दोस्तों अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, जब ना कोई आकर्षण बल होगा ना कोई प्रतिकर्षण बल होगा, तो उस स्थान पर स्थितिज ऊर्जा हमेशा जीरो मिलेगी, आपको हमेशा जीरो मिलेगी। डन। ठीक है, ओके, तो चलिए अभी देखते हैं इसको। जब दोस्तों पहले वाले केस में आप दोनों प्रोटॉनों को मुक्त कर देंगे, तो ये जान लीजिए, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आधी इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी, आधी इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। जब दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से काफी नजदीक रखे हुए थे, तो दोनों प्रोटॉनों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, दोनों प्रोटॉनों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है, U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश, R क्या है, दोनों के बीच की दूरी। इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब देखिए, जब आप इसको हटा देंगे तो क्या होगा, दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो यहां पे इसके ये भी भाग रहा है, वो भी भाग रहा है, दोनों के पास गतिज ऊर्जाएं हैं। और जब दोनों के पास गतिज ऊर्जाएं हैं, तो मतलब अब हमको ये समझना है कि ये गतिज ऊर्जा कहां से आ रही है। देखिए दोस्तों, अभी निकाय बना हुआ था, इस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वही आधी इसको मिल जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में, आधी इसको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ही मुक्त कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, दोनों प्रोटॉनों को मुक्त करने पर प्रत्येक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का मान समान होगा। ठीक, हमने मान लिया पहले वाले प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी है, K है, दूसरे वाले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है, K है। मतलब कि इनको जब हमने मुक्त कर दिया है, तो दोनों प्रोटॉनों की कुल गतिज ऊर्जा कितनी है, K + K, यानी कि K + K यानी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2K, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा का नाश नहीं होगा। मतलब ऊर्जा पहले जो ऊर्जा थी
और बाद में जो ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दीजिए, 2k इज इक्वल टू यू। चलिए, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, k इज इक्वल टू हो जाएगा u बाई 2, यानी कि 1/2 और इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, चलिए अब मुझे दोस्तों निकालना क्या है, मुझे गतिज ऊर्जा ही तो निकालनी है ना। हाँ, गतिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से चलिए हम लोग k को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, अब यहाँ पे है दोस्तों ई स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.56। ठीक है, क्योंकि इसको 16 मान के स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, ओके। और देखिए 10 की पावर कितनी होगी, -38। ठीक है, प्लस में 9। ठीक, और ये 9 भी तो है आगे, इसको भी ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ओके, और 38 9 और ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा 10। ठीक, चलिए इसको हम लोग और अपॉन में 2 भी तो है। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करने पे देखिए दोस्तों जो आंसर आएगा वो आंसर है k इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। ठीक है, चलिए दोस्तों ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की, इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखे, मतलब अब हमने क्या किया है, हमने एक प्रोटॉन को पकड़े हैं। पहले हम दोनों प्रोटॉन को पकड़े थे तो एक निकाय बन रहा था, उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम लोग निकाल चुके थे। अब हम लोग एक प्रोटॉन को पकड़े रहेंगे, केवल एक प्रोटॉन को छोड़ देंगे। तो ये प्रोटॉन को जैसे ही आप हाथ हटा लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये बहुत तेजी से दूर भागेगा क्योंकि इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में सारी की सारी ऊर्जा किसको मिल जाएगी दोस्तों, इसको, क्योंकि ये तो गति कर ही नहीं रहा है ना, ये गति कर नहीं रहा, मतलब वेग जीरो तो v बराबर 0, तो गतिज ऊर्जा 0। ठीक है, तो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा इसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निकाय की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा केवल एक प्रोटॉन को ही गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी, यानी कि एक प्रोटॉन जब एक ही प्रोटॉन को छोड़ रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, u की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश दूसरा आवेश अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखिए 9 इंटू 10 की पावर +9। ठीक है, इंटू में e इंटू ई, मतलब ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3। ठीक है, ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -18 और ये है जूल। ओके दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पहला आवेश है +q, दूसरा है +2q और तीसरा है +4q। ठीक है, ये 3 आवेश हैं, इन तीनों आवेशों को a मीटर, ये मीटर लिखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये मीटर लिखा है, a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, मतलब आपसे 2 चीजें पूछ रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं कि कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, फिर पूछ रहे हैं कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब जरा आप याद करिए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा या उसकी परिभाषा या डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कि आवेशों को, चाहे 2 आवेश हो चाहे 4 आवेश हो, आवेशों को अनंत से उठाकर लाइए, कोई भी एक निकाय बनाइए, इस प्रक्रिया में आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसी में संचित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि हमने अनंत से एक आवेश को उठा के लाए हैं, किसको, Q को लाए हैं। ठीक है, जब हम अनंत से आवेश Q को उठा के लाएंगे तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने बोल दिया कि W1 कितना है, W1 = 0 है, क्योंकि जब अनंत से हम आवेश को उठा के ला रहे हैं तो यहां पहले कोई आवेश तो था नहीं। अभी सपोज करिए ये दोनों आवेश नहीं आए, सबसे पहले ये वाला आवेश +q आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम +q को जब उठा के लाएंगे तो
इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट को चलिए नाम दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट सी है, ठीक है। तो जब हम अनंत से उठा के लाएंगे और आवेश प्लस क्यू को पॉइंट ए पर रखेंगे तो इस प्रक्रिया में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, कोई भी विभव नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों अब अगला आवेश सेकंड चार्ज जब आप लाएंगे, चाहे सेकंड चार्ज ये हो चाहे ये हो, ठीक है। चलिए मैं इसी को मान ले रहा हूं कि 4Q को हम लोग सेकंड नंबर पे लेकर आ रहे हैं। जब आप 4Q को लाएंगे और बिंदु सी पर रखेंगे तो अब क्या कोई कार्य करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब पहला आवेश आया था तब कोई पोटेंशियल बिंदु ए पर कोई विभव नहीं था, इसलिए कार्य 0 हो गया भाई। क्योंकि कार्य बराबर कितना होता है? W बराबर होता है Q इंटू पोटेंशियल, विभवांतर, है ना, VA माइनस VB या ऐसे विभवांतर, ठीक। तो इसी वाली परिभाषा से कह रहा हूं। लेकिन जब आप दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो बिंदु सी पर विभव पहले से है या नहीं, आप खुद सोचिए। अभी ये वाला आवेश तो आ चुका है, प्लस क्यू आवेश सी पर विभव लगाएगा ना, बिल्कुल लगाएगा। तो कितना हो गया? W2 बराबर कितना हो जाएगा? W2 बराबर हो जाएगा ये वाला आवेश यानी कि 4Q इंटू बिंदु सी पर Q के कारण पोटेंशियल विभव कितना है? वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश और आवेश की बिंदु से दूरी यानी कि A, ठीक है। चलिए इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखिए कितना हो गया? ये हो गया 4Q स्क्वायर अपॉन में A, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब सपोज करिए तीसरा आवेश एकदम लास्ट में आ रहा है, ठीक है। जब तीसरा आवेश एकदम लास्ट में आएगा तो होगा क्या? तो ये होगा कि आप देखिए बिंदु बी पर कोई विभव है या नहीं? बिल्कुल है। बिंदु बी पर बिंदु ए वाला आवेश भी विभव लगाएगा और सी वाला भी। तो सबसे पहले बिंदु बी पर विभव निकालते हैं। देखिए बिंदु बी पर जो विभव निकलेगा वो कितना होगा? वो ए के कारण विभव प्लस सी के कारण विभव के बराबर होगा। चलिए बात करते हैं, पहले ए के कारण विभव निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश होता है दोस्तों, आवेश मतलब ये वाला आवेश क्यों, अपॉन में ये डिस्टेंस, ठीक है, ए प्लस ये वाला आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू ये वाला आवेश, ठीक है, 4Q अपॉन में डिस्टेंस A, क्योंकि बिंदु C की बिंदु B से दूरी कितनी है? A है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। खैर ये तो कुल आवेश निकला, मतलब कुल विभव निकला, ठीक है। अच्छा, अभी इस विभव को ये बिंदु B पर कुल विभव का मान है टोटल पोटेंशियल का, ठीक है। जब इस बिंदु B पर दूसरा आवेश 2Q आएगा तो किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? इसके आगे 2Q से गुणा कर दिया, ये W3 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों कॉमन है, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2Q स्क्वायर अपॉन में A प्लस 4Q स्क्वायर अपॉन में A। इसको जरा कैलकुलेट करिए, W3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ये 4 और 2 मिला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, यानी 6Q स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है। चलिए डन, ठीक। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, इसका मैं मल्टीप्लाई किया हूं, देखिए 8 आएगा ना, ये 8 आएगा क्योंकि 4 2 8, ठीक है। ये 8 हो जाएगा और 8 2 10, ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब किया गया कुल कार्य निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0। W2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर अपॉन में A प्लस W3 है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, W3, यहाँ W3 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, और कितना आएगा? W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14Q स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है ना। तो ये आ गया कुल कार्य, ठीक है। इजी है, समझ जाएंगे हम लोग भाई, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, अब आप डायरेक्ट ये बताइए कि किया गया कुल कार्य तो हमें मिल गया, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और दोस्तों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी तो वही होती है ना कि किया गया कुल कार्य, यानी देखिए मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है और बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने किया गया कुल कार्य इतना निकाला है, ठीक। अब क्या करूंगा मैं?
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे यही आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, ओके। मैंने क्या बताया था कि किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में होता है, कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, फिर पेयरिंग बनाइए दोस्तों। 3 आवेश में से 2-2 की पेयरिंग बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे? केवल 3 जोड़े बनेंगे। कैसे? पहला ए का सी के साथ, दूसरा ए का बी के साथ, तीसरा बी और सी के साथ। ठीक है, तो चलिए पहले पेयरिंग करिए, ए का सी के साथ करिए, कितना हो जाएगा? क्यू इंटू 4Q, तो कितना हो जाएगा? 4Q स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस ए। ठीक है, दूसरा ए का बी के साथ कितना हो जाएगा? Q इंटू 2Q, यानी ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन में ए प्लस, ठीक है, अब बी और सी का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8Q स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, देखिए 8 2 10 और 4 14, कितना आया? U इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 14Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है, तार में विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है दोस्तों, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र दोनों बराबर होते हैं परिमाण में। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता बराबर V अपॉन में L। ठीक है, देखिए विभव मापी के 10 मीटर लंबा तार है और 1 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तो विभवांतर कितना है दोस्तों? 1, और तार कितना है? तार कितना लंबा है? तार है आपका 10 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? ये बस इतना आंसर आएगा इसका। ठीक, सिंपली करना कुछ नहीं है, तार के सिरों के बीच विभव अपॉन में तार की लंबाई, यही तो विभव प्रवणता होती है। जैसे मान लीजिए तार है, इनके तारों के सिरों के मध्य 2 वोल्ट का विभवांतर है और इसकी लंबाई है, तो बस करना क्या होता है, आपको ये जानना है कि इन दोनों तार के दोनों सिरों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो करना कुछ नहीं होगा, विभवांतर बटे तार की लंबाई से डिवाइड कर दीजिए, V बटे L, वही यहाँ किया गया है। अब देखिए सेम बिल्कुल डिक्टो इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? एक कूलिज नलिका है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कूलिज नलिका एक अपरेटस होता है, एक उपकरण होता है। उसमें करते क्या हम लोग, इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन की एक किरण होती है, वो किरण को हम लोग गिराते हैं किसी ऐसे पदार्थ पे जिसका गलनांक उच्च हो, जिसका द्रव्यमान संख्या उच्च हो। जब हम लोग उस पे उसको गिराते हैं तो होता क्या है, वहां से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, वो किरणें होती हैं एक्स किरणें। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि एक्स किरणों को पैदा करने के लिए, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए हम लोग एक जिस उपकरण का यूज करते हैं वो उपकरण होती है कूलिज नलिका। ठीक है, खैर मेरा पर्पस ये नहीं था, आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। अब कूलिज नलिका में क्या होता है दोस्तों, एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए L है। ठीक है, और यहाँ पे वो दूरी दे रखी है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी दे रखी है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर दे रखा है। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव प्रवणता एक ही होती है, वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा V अपॉन L। ठीक, चलिए अब इसको डिवाइड करना है केवल। ठीक, ओके, तो आइए देखते हैं कितना आएगा। V कितना है दोस्तों? विभवांतर 200 किलो वोल्ट है ना, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 अपॉन में L, लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे? 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये कटेगा 10 बार आएगा और ये ऊपर जाएगा पावर 3 और 2 5 और ये मिलकर 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल पावर 6 हो जाएगी, 10 की पावर 6 वोल्ट्स पर मीटर। तो चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई है, लेकिन बिल्कुल सीधे ना होकर थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं 3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब आपको 2 बिंदुओं के बीच में आवेश, जिस आवेश को आप गति करा रहे हैं उस आवेश का मान दिया है, कितना कार्य करना पड़ रहा है ये दे दिया गया है। तो क्या आप उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर नहीं निकाल सकते ना? निकाल लेंगे ना, गुड। जब आप विभवांतर निकाल लेंगे तो उसी विभवांतर को लेना है और फिर देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इसके लिए दोस्तों हम एक डायग्राम बना देते हैं।
तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। हम क्या कर रहे हैं, किसी आवेश Q को यहां से उठा के ए से उठा के बी तक ले जा रहे हैं, ठीक है, ए से उठा के बी तक ले जा रहे हैं। जब आप ए से बी तक ले जाएंगे तो देखिए दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है, ठीक है। दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। एक्चुअली हम लोग जिस पॉइंट पे जाते हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। सिंपल है, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना है, ये है 3.24 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई क्यू मतलब चार्ज, ये है 3 इंटू 10⁻⁻8। इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करिए इसको, आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁴। ठीक, ओके। चलिए और ये आएगा वोल्ट। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। आप बोल रहे हैं कि यदि देखिए दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हमको पता चल गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस अब आपको दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर मिल जाए तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी गई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ओके। तो आपको ये डिस्टेंस दे दी गई, आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो लिखेंगे बिंदुओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र का मान, मतलब वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र मिलेगा विभवांतर अपॉन में दोनों के बीच की ये डिस्टेंस यानी ए बी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, विभवांतर कितना है 1.08 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई ये दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर ना। तो दोस्तों 12 को पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² से। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻, या एक काम करिए 10⁻6 होगी ना, इसको हम यहां से ऐसा समझ लीजिए कि 10⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगा 10⁻² होगी, 10⁻² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, ये आएगा 108। अब 108 को हमें 12 से भाग देना है, ठीक, तो 12 से भाग देंगे 108 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार में, ठीक है, 9 बार में जाएगा इंटू 10⁻⁴, ठीक। और ये वैद्युत क्षेत्र है, मात्रक कितना होगा, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों ही सही हैं। यानी E का मान कितना निकल के आया, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं धातु की 2 समतल प्लेटें हैं, ये पहली प्लेट ये दूसरी प्लेट, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, बना लिया। इन्हें 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। दोस्तों 100 वोल्ट की बैटरी से अगर आप इसे जोड़ देंगे, सपोज करिए, हाँ 100 कह रहा हूँ, 1000। दोस्तों देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, धातु की 2 समतल प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो 1000 वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ दिया गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन रखा है, ये प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ज्ञात कीजिए दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच प्रोटॉन पर बल। चलिए दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा 1000 अपॉन में दिया गया है विभवांतर ना 1000। भाई जितने वोल्ट की बैटरी से आप इसे जोड़ेंगे ना दोस्तों, उतना ही वोल्ट विभवांतर जो है वो प्लेटों के बीच में आ जाएगा, इतना तो तय है, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻⁻²। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कितना आएगा दोस्तों, ये E की वैल्यू निकल के आएगी, E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴, ठीक है, 5 इंटू 10⁴, और मात्रक वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम, जो इच्छा करे आपकी लिए। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यदि प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच प्रोटॉन पर बल, चलिए कोई बात नहीं, प्रोटॉन पर बल निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पर बल, ठीक है, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
प्रोटॉन का आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, लेकिन Q दोस्तों होता क्या है, आवेश होता है, और यहाँ मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो स्मॉल e यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। सिंपल है, प्रोटॉन का आवेश दिया भी गया है, ना भी दिया हो तो आपको याद करना जिम्मेदारी है भाई आपकी, ठीक है, उसको देखिए, और यहाँ पे आवेश का मान रखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ पहले वाले पार्ट में, यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, ये हो जाएगा 80 और एक स्थान पर जीरो, ये जीरो लग जाएगा, 8.0 इंटू 10 की पावर कितनी होगी -90 प्लस 4 कितना आएगा माइनस का 15, सिंपल, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 गुणे 10 की घात -15, और ये मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। चलिए भाई इतना समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, ठीक है, यानी जिस विभवांतर से हम लोग त्वरित कर रहे हैं वो कितना है 10 लाख है, ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी ऊर्जा अर्जित करेगा, मतलब इसी विभवांतर पर, किस पर 10 लाख पर, लेकिन अब कण बदल गया, पहले अल्फा कण के लिए पूछ रहे थे, अब प्रोटॉन के लिए पूछ रहे हैं, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा कण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को हम मान लेते हैं K से, हम लोग लिखते हैं गतिज ऊर्जा को, नीचे लिख दिया अल्फा, ठीक है, K से लिखते हैं गतिज ऊर्जा को और नीचे लिख दिया अल्फा, इसका मतलब अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है, ये किसके बराबर होगी, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर कण का आवेश, किसका आवेश, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश कितना होता है दोस्तों 2e, ठीक है, आवेश इंटू विभवांतर, विभवांतर कितना है दोस्तों 10 लाख, 10 और लाख, लाख मतलब 10 की पावर 5, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना, सॉरी फॉर्मूला लिख देते हैं, Q इंटू V लिखेंगे, परंतु हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि अगर किसी भी आवेश Q को V विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित या प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान K बराबर Q इंटू V होता है, ठीक है, परंतु अल्फा कण के लिए क्या होगा, अल्फा कण के लिए Q इज इक्वल टू 2 इंटू E होगा, यहां पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू E, और विभवांतर कितना है 10 लाख, 10 गुणे 10 की घात 5, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ये हो गया 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू, और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, के अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 प्लस का 6 10 की पावर -13, ठीक है, और ये हो गया जूल। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, यदि इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित करें तब क्या होगा, आइए देखते हैं प्रोटॉन के लिए, ठीक है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा को हम लोग Kp बोल दे रहे हैं, ठीक है, Kp इज इक्वल टू वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है, प्रोटॉन के लिए केवल E, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश E होता है, ठीक। चलिए तो Kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे रखेंगे Q की जगह E रखा, और V कितना है 10 लाख, 10 गुणे 10 की घात माइनस कह रहा हूं +5, ठीक है, Q बराबर E रखा और V की वैल्यू 10 लाख यानी 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू 10 की पावर 6, कितना हो जाएगा ये 1.6 इंटू 10 की पावर -13, ठीक है, ये बन गया K। ओके दोस्तों, अब देखिए लास्ट वाले पोर्शन में क्या बोल रहा है, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखिए दो बिंदु है A और B, उनके बीच की दूरी है S, दोनों के बीच में विभवांतर है V, जिसका मान कितना दिया है दोस्तों, जिसका मान दिया है 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 वोल्ट्स, ठीक है। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, देखिए दोनों कणों के लिए हम लोग न्यूटन की गति के समीकरण लगाएंगे और फिर वहां से वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं कि आता कितना है, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं अल्फा कण के लिए। मान लीजिए तो पहले हम काम करेंगे भाई अल्फा कण के लिए, तो लिखेंगे अल्फा कण, यहाँ देखिए मैं दोस्तों मैं थर्ड वाला पार्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। अल्फा कण पर कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है, अल्फा कण पर कार्यरत वैद्युत बल कितना हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू कितना होता है
Q इंटू ई ना, तो Q कितना है, Q यहाँ पे अल्फा कण की बात हो रही है तो अल्फा कण के लिए आवेश कितना होता है 2e, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर विभव प्रवणता होती है ना। तो विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं, बिंदुओं के बीच विभवांतर बटे बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदुओं के बीच की दूरी हमने s मान रखी है तो यहाँ s हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v/s, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए होता है ना, ठीक है, m इंटू ए होता है। जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अल्फा कण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m अल्फा इंटू ए अल्फा, ताकि पता चल जाए कि द्रव्यमान किसका है, अल्फा कण का है, त्वरण किसका है, अल्फा कण का है, ठीक है। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही क्या बता रही, कण पर लगने वाले बल को ही तो बता रही है, मतलब कण एक ही है। पहली समीकरण कह रही है उस पर इतना बल लगेगा, दूसरी समीकरण कह रही है इस पर इतना बल लगेगा, दोनों ही समीकरण सही है, मतलब ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m अल्फा इंटू ए अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू वी अपॉन में s। और यहां से जरा आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, यहां से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, a अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू वी अपॉन में s। और भाई ये भी तो है, m अल्फा भी तो आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, इतना हो गया m अल्फा इंटू s। चलिए इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे बोल रहा है यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, विरामावस्था से जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, मतलब वो शुरुआत में रुकी हुई थी, शुरुआत में वो गति नहीं कर रही थी, इसी को तो विरामावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, शुरुआत में गति नहीं कर रही है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी समीकरण लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं न्यूटन के गति की, कौन सी समीकरण लगाने में फायदा है भाई, ठीक है। देखिए, गति की दूसरी समीकरण भी लगा सकते हैं, तीसरी भी, लेकिन दूसरी लगाने में क्या आता है, दूसरी में देखिए टाइम आता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे मुझे टाइम चाहिए होगा, फिर टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं ऐसी इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा, हम सीधा समीकरण नंबर 3 लगाते हैं, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब देखिए यहाँ पे u क्या है, प्रारंभिक वेग। दोस्तों, प्रारंभिक वेग तो 0 है ना, तो यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा v स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये v मतलब अल्फा है, अल्फा कण के लिए बात हो रही, तो ये v अल्फा हो जाएगा, ठीक है। v अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। बात करते हैं 2a, और ये a अल्फा है, क्योंकि अल्फा कण के लिए बात हो रही है, तो त्वरण भी काहे का होगा, अल्फा का होगा। समीकरण 3 से इसका मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2e इंटू v अपॉन में m अल्फा इंटू s, ठीक है, इंटू में s। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा v अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू s से s कैंसिल हो गया, कितना आएगा 4 इंटू ई इंटू वी अपॉन में m अल्फा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक। ये मैं डायरेक्ट वहां से भी निकाल सकता था कि k बराबर हाफ k बराबर q इंटू वी से भी निकाल सकता था, क्योंकि दोस्तों आप एक बात जान लीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया है, मैंने बताया है कि एक सूत्र होता है, कहते हैं अगर किसी आवेश q को विभवांतर v से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा k बराबर qv होगी। लेकिन ये तभी होती है ना दोस्तों, जब उस कण का प्रारंभिक वेग 0 हो, तभी ये k बराबर qv होता है, ठीक है। ओके, यहाँ ये लागू हो सकता था, लेकिन आप कहते हैं वो कैसे आ गया, तो इसलिए देखिए लौट के वही चीज आ रही है, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 4 कर लेता हूं मैं। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग प्रोटॉन के लिए लिखेंगे इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा, बस ये अल्फा की जगह p आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान E होता है, प्रोटॉन का आवेश केवल E होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 नहीं आएगा, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा 2 नहीं आएगा, केवल सिंगल 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2ev अपॉन में mp, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, मुझे कौन ज्यादा है कौन कम है ये पता लगाने के लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे इनको डिवाइड करना है। समीकरण 4 को 5 से डिवाइड करिए, या कुछ भी कर सकते हैं, 5 को 4 से कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, v अल्फा अपॉन में vp का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ev अपॉन में m अल्फा डिवाइडेड बाय 2ev अपॉन में mp, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा v अल्फा इज इक्वल टू v अल्फा अपॉन vp का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कट जाएगा काफी कुछ, ठीक है। कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू mp
अपॉन में m अल्फा, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताता हूं अल्फा कण होता क्या है, हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया, 4 लोग हो गए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे उसको बराबर मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन का यूज करूंगा और लिखूंगा कि V अल्फा डिवाइडेड बाई Vp का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mp। और m अल्फा बराबर करीब m अल्फा बराबर 4mp होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिंस m अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4mp। चलिए कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा V अल्फा अपॉन में Vp इक्वल 1 अपॉन √2। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू √2 इंटू V अल्फा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि V अल्फा को √2 से गुणा करने पर Vp आ रहा है। इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का वेग ज्यादा होगा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, तो आज के सेशन से जुड़े नोट्स को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।